नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर एक बार फिर फायरिंग से दहल उठी और इस बार एक युवक ने एक युवती पर फायरिंग की, गोलियां बरसाई। युवती घायल थी जिसकी अब इलाज के दौरान मौत हो गई। बड़ी खबर जयपुर से, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाज के दौरान सवाई मानसिंह अस्पताल में युवती की मौत। मोती डूंगरी इलाके की ये वारदात। युवती बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम देने के लिए जयपुर पहुंची थी। झुंझुनू की रहने वाली ये युवती बताई जा रही है। बदमाश ने रैकी कर इस वारदात को अंजाम दिया। इस बदमाश को, आरोपी को पुलिस ने भागकर इसे दबोचा और अपनी हिरासत में ले लिया। यह आरोपी धौलपुर का बताया जा रहा है। आदर्श नगर थाना पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। डीसीपी राहुल जैन भी मौके पर मौजूद। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। लवली, युवती की मौत, अपडेट क्या? देखिए, सबसे पहले हम आपको न्यूज़ 18 पर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। लोकेशन की तस्वीरें, घटना स्थल को आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये पूरी घटना स्थल पर इस समय एफएसएल की टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी। दुखद बात यह है कि इस पूरे घटना के अंदर युवती की मौत हो चुकी है और पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए, जो युवक है वो जो पुलिसकर्मी थे इलाके के, उन्होंने तत्पर कार्रवाई करते हुए उस युवक को जो है हिरासत में ले लिया है, अरेस्ट कर लिया है। पूरे मामले को लेकर के जो एसपी हैं इस इलाके के, जो डीसीपी हैं राहुल प्रकाश, वो मौके पर पहुंचे हुए तमाम आला अफसरों के साथ में पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 के दर्शक देख पा रहे होंगे घटनास्थल से। ये आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों के अंदर किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, इन्वेस्टिगेशंस कर रही है और कोशिश कर रही है कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल अच्छी बात यह है इस पूरे मामले में कि जो आरोपी युवक है उसको यहां से हिरासत में ले लिया गया है और इस पूरे मामले की जो जांच कर रहे हैं। एसपी सर से बात करने की कोशिश। सर, ये क्या मामला था और इस मामले में पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते युवक को हिरासत में लिया? देखिए, काफ़ी विस्तार से इस पर मैं चर्चा कर चुका। इसमें एक वैदिक पाठशाला है यहाँ पर, जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होना था। करीबन 10:30 बजे की घटना है जब लड़की को एक लड़के ने, युवक ने हमला किया। पहले चाकू से हमला किया, उसके बाद गोली मारी। जो जानकारी प्राप्त हुई है वो इस तरह से प्राप्त हुई है कि लड़की यहाँ पर झुंझुनू से कोई एग्ज़ाम देने आई थी और उसके बाद उसके ऊपर हमला हुआ है। यहाँ पर उस ट्रॉमा में भर्ती कराया गया जहाँ पर लड़की की तो डेथ हो गई। 302 में केस रजिस्टर हो गया। मुलजिम और उसका हथियार, हम दोनों चीज़ें हमारे पास हैं इस टाइम और पुलिस ने काफ़ी त्वरित एक्शन किया। मोती डूंगरी थाने की पुलिस और आदर्श नगर थाने की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया। ये अब मौके पर जैसे आप देख रहे हैं कि एफएसएल की टीम अपना काम कर रही है, साइंटिफिकली एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। जो भी अलामात हैं, पुलिस की प्राथमिक जांच में ये आया है कि इसको अपराध के साथ कनेक्ट करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब इन्वेस्टिगेशन आपस में आगे काम करेगी और इसका मोटिव पता लगाया जाएगा। मोटिव से जो इनके बैकग्राउंड का कोई कांटेक्ट अगर है तो उसका पता लगाया जाएगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन सारे बिंदुओं पे चलेगी और इसको भरसक प्रयास करके सजा कराई जाएगी। लड़का जो है तत्पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। आरएस की तैयारी कर रहा था, बता रहे हैं लड़का। यही जानकारी में आया है कि ये ज्योति नगर थाना इलाका में रहकर कुछ आरएस की तैयारी कर रहा था। तो आरएस की तैयारी करते करते ये आपराधिक प्रवृत्ति कैसे आई इसका पता लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं इस वक्त एफएसएल की जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोशिश ये की जा रही है तमाम तरह के जो अलामात है जिन्हें सबूत कहा जाता है उन सबूतों को यहां से इकट्ठा कर लिया गया है। धारा दफा 302 के तहत, आईपीसी की जो धारा है दफा 302 के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों के अंदर एफएसएल की जो टीम है लगातार जो सबूत है जो दस्तियाब करने चाहिए मौके पर से, वो आपको जो बैग है, कोचिंग का जो बैग है वो बैग यहाँ पर बताया जा रहा है। और युवती ये झुंझुनू की बताई जा रही है। कब ये लड़की झुंझुनू से जयपुर पहुंची थी, किस तरह से, कब से ये रैकी कर रहा था लड़का इस लड़की की, और किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया, कहां से ये हथियार लेकर आया, क्या कुछ इसके बारे में पता चल पाया लवली? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले, जैसे कि राहुल जैन बता रहे थे कि उससे कुछ देर पहले उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था, इस बात को बताया था कि लड़का लड़की के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन था, तभी वो लगातार लड़की की रैकी कर रहा था और उसे इंतजार था उसके आज जयपुर आने का। पास में वैदिक कन्यापीठ के नाम से एक संस्थान है जहां पर एक एग्जाम होना था बीएससी फाइनल ईयर का। वो एग्जाम फाइट करने के लिए लड़की जो है आज सुबह झुंझुनू से निकली थी और बस से उतरने के बाद में वो यहां से एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जा रही थी। इसी बीच में लड़के ने मौका पाकर के इस पूरे मौके का फायदा उठाया, उसके अकेले होने का फायदा उठाया
और पहले सबसे पहले उसने चाकू से वार किया, लेकिन जब चाकू से बात नहीं बनी तो फिर उसने देसी कट्टा, जो कि एक बड़ा बोर है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, मौके पर नजर आएगा, उससे उसने फायरिंग की। लड़की जो है तड़पती हुई, कराती हुई यहाँ से दूर तक दौड़ती हुई, उसकी चप्पल आपको नजर आ रही है, दौड़ती हुई नजर आई। और उसके बाद में यहाँ जो लोग थे उन्होंने थाना इलाके को सूचना दी। थाना इलाके ने सूचना के बाद में तुरंत प्रभाव से इलाके में नाकेबंदी की और जो युवक था उसे जो पुलिसकर्मी उन्होंने भाग करके दौड़ करके हिरासत में ले लिया। बड़ी बात यह है कि आरएस की तैयारी करने के लिए लड़का धौलपुर से जयपुर आया हुआ था, ज्योतिनगर थाना इलाके का रहने वाला है। फिलहाल ये ज्योतिनगर थाना इलाके में किसी किराए के फ्लैट में रह रहा था और ऐसी सूचना भी है कि इस युवक के साथ में कुछ और युवक भी यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन आपसी रंजिश थी, आपसी विवाद था क्या नहीं था, इन तमाम इश्यूज की जांच की जा रही है। लेकिन आपको बोर नजर आ रहा होगा, जो सहयोगी अमनदीप दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बंदूक का जो खोल है, जो गोली थी वो कितनी बड़ी थी और सीधे गोली जो थी वो पेट में लगी, उसके बाद में पेट में और पैर पर गोली लगी, उसके अलावा चाकुओं से जो है वो जगह जगह लड़की को गोदा गया। यहाँ से तत्काल प्रभाव से एसएमएस भेजा गया, लड़की को, युवती को एसएमएस भेजा गया, वहाँ उसका इलाज किया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि युवती की जो है वो मौत हो चुकी है। पूरे मामले में पुलिस की एक टीम जो है वो थाने में बैठ करके उस युवक से पूछताछ कर रही है, आखिरकार मामला क्या था क्या नहीं था। दोनों लड़का लड़की के मोबाइल फोन यहाँ पर खून से सने हुए मिले, उनकी जांच की जा रही है। उनकी कॉल डिटेल निकालने के लिए यहाँ पर एसपी ने कह दिया, एफएसएल की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लबुलुआब यह है कि जयपुर शहर के अंदर एक बड़ी घटना होना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था और इस पूरी घटना के बाद में पुलिस ने भी तत्परता करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो युवती है वो एग्जाम देने के लिए आई थी, बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, झुंझुनू से चल करके जयपुर एग्जाम देने आई थी। ऐसे में इनसिक्योरिटी जो बच्चों के अंदर होती है आमतौर पर, वो एक बार फिर से उसको हवा मिलने की यहाँ पर, लेकिन पुलिस लगातार यहाँ पर आपको नजर आ रहा कार्रवाई कर रही है। पूरे इलाके को जो है, जो इलाका जो घटना स्थल है इसे यहाँ पर सीज कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है इस घटना स्थल के चारों तरफ। और पुलिस लगातार, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं जो इस काम में महारत माने जाते हैं, वो तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। लड़के से लगातार पूछताछ की कोशिश की जा रही है। मौके पर हर वो सबूत पुलिस इकट्ठा करना चाहती है जिससे आरोपी के खिलाफ 302 के साक्ष्य पुष्ट हों और कोर्ट के माध्यम से आरोपी को जो है एक जो सजा का जो प्रावधान है आईपीसी के तहत वो यहाँ पर हो। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का दौर लगातार जारी है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमन। एफएसएल की टीम जो है जो इन्वेस्टिगेशन करने आई है, सबूत इकट्ठा करने के लिए खाली बॉक्स, बर्नियां और तमाम चीजों को लेकर के आई है, कंटेनर्स को, ताकि इन सबूतों को इकट्ठा किया जा सके, इन साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा सके और पुलिस की मदद से आरोपी को जो है जेल के अंदर भेजा जा सके, आरोपी के खिलाफ सजा हो सके। पूरे मामले की बहुत गहनता से जांच पड़ताल लगातार चल रही है सुमित। और ये जो बालिका थी जो कि झुंझुनू से आई थी, इसका नाम बताया जा रहा है गरिमा, युवक जो है वो धौलपुर का रहने वाला था, लगातार जयपुर में रह रहा था। लड़की का क्या है, कोई कम्युनिकेशन था, आपस में कोई बातचीत थी या नहीं थी, इस पूरे मामले तमाम तरह की जो कॉल डिटेल्स दोनों लड़का लड़की के दोनों के मोबाइल फोन भी यहाँ से मिले हैं। और फायरिंग करने के बाद में लड़का कुछ देर तो यहाँ रहा, लेकिन जब वो भागा तो पुलिसकर्मियों ने भाग करके उसे अपनी हिरासत में ले लिया। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है और कुछ देर बाद हो सकता है ये स्पष्ट हो जाए, लड़के के अगर बयान हो जाते हैं, लड़का अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो पूरे मामले में हो सकता है कुछ देर बाद शायद एसपी जो है राहुल जैन वो खुलासा करते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल एक्सेप्ट तो शायद कर लिया है ना लवली। थोड़ी देर पहले शायद ये खबर आ रही थी कि लड़के ने कहा मुझसे गलती हो गई, एक्सेप्ट तो शायद कर लिया है उसने। नहीं, गलती हो गई है, लेकिन बिल्कुल सुमित गलती हो गई, लेकिन किन कारणों से गलती हुई है या इसे गलती ठहराया जा रहा है, ये पूरी तरह से एक हत्या का मामला हो चुका है सुमित। और ये जो इलाका है आपको नजर आएगा, पूरा ये पॉश इलाका है, ये राजा पार्क से दिल्ली रोड से आने वाला जो ट्रैफिक है आपको नजर आ रहा है, पूरा ट्रैफिक, ये मेन इलाका है, पॉश इलाका है और इस इलाके में लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में उसने मेन इलाके के अंदर, मेन मुख्य सड़क पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। यानी आप सोच सकते हैं कि जो नया युवा था जो आरएस की तैयारी करने आया था, उसके अंदर किस तरह का अपराध जो था वो उसके मन में चल रहा था और उस अपराध को उसने यहाँ पर आकर के अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई कर ली है, अब पुलिस की जो आगे की कार्रवाई वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सवाल यह है कि जो आरएस की कोचिंग करने वाला बालक था उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। युवती बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी, झुंझुनू से एग्जाम देने के लिए, इस लड़की के साथ एग्जाम देने जो ये लड़की आई थी झुंझुनू से यहाँ पर, इसके कोई परिवार का सदस्य इसके साथ आया था, इसकी कोई फ्रेंड इसके साथ आई थी, क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई या फिर ये अकेली यहाँ पहुंची थी? देखिए, ये जानकारी अभी साझा नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस अभी कई पहलुओं पर, जैसा कि राहुल जैन ने बताया कि कई पहलुओं पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। फिलहाल जो युवती है वो उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है कि युवती की इस प्रकार से घटना हुई है और उसका दुखद निधन हो गया है। लेकिन साथ साथ में जो लड़का है उसके भी जो इलाका जहाँ पे वो ज्योतिनगर थाना इलाके में रहता था, जिस मकान फ्लैट में वो रहता था,
वहां पर के लिए भी टीम को रवाना कर दिया गया, वहां भी खंगाला जाएगा। उसके साथ में बताया जा रहा है कि कुछ और युवक भी जो थे वो उस फ्लैट के अंदर रहते हैं। इस तरह की जो तमाम जो अन्य चीजें हैं उस पर पुलिस बहुत गहनता से काम कर रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने कि पहले भी जिक्र किया, ये पॉश इलाका है, यहाँ का ट्रैफिक देखिए आप, यहाँ का आबो हवा देख करके आपको लगेगा कि इस इलाके में इस तरह की घटना होना अपने आप में एक बहुत बार बार सोचता होगा अपराधी, लेकिन इस नए युवा ने इस अपराध को करने से पहले शायद नहीं सोचा। पहले चाकुओं से गोदा और बाद में बंदूक से गोली कर मारी। जी लवली, ये युवक धौलपुर से आया था या फिर यहीं जयपुर में रहकर ये पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था? देखिए, युवक धौलपुर का रहने वाला है। जयपुर के ज्योतिनगर थाना इलाके के अंदर जो है विधानसभा के आसपास की जो कॉलोनी है वहां पर इसने अपना एक मकान किराए पर लिया था। वहां पर किराए पर लेकर के इसके परिजनों ने इसे यहां आरएस की तैयारी के लिए भेजा हुआ था, लेकिन इसने इस घटना को यहां रहते हुए अंजाम दिया। ज्योतिनगर थाना इलाके में फिलहाल ये मकान है। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर डूंगरपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई अपडेट है, बड़ा अपडेट है। इस हिंसा में सिर्फ जयपुर के लोग शामिल नहीं थे, इस हिंसा में सिर्फ वो अभ्यर्थी शामिल नहीं थे, इस हिंसा में पड़ोसी राज्यों से भी लोग आए थे उपद्रव करने के लिए, यानी पूरी साजिश सोची समझी थी। छत्तीसगढ़ और गुजरात के लोग शामिल थे हिंसा में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, उपद्रव में छत्तीसगढ़ और गुजरात के लोगों की उपद्रवियों के शामिल होने की भी सूचना। बड़ी खबर डूंगरपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई। आज तीसरा दिन है, हालांकि ये उपद्रवी एक पहाड़ी पर बैठे हुए हैं। आज माहौल थोड़ा शांत है, वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद है वहां पर, लेकिन कल और परसों जो कुछ हुआ उसकी एक वानगी इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश आप कीजिए। तमाम गाड़ियों को इन उपद्रवियों ने, इन गुंडों ने फूंक दिया, पुलिस वालों की गाड़ियों को आग लगा दी, पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश की। अब वार्ताओं का दौर जारी है, इनकी मांगों को लेकर बातचीत की जा रही है। कल मुख्यमंत्री ने बातचीत की, आज उदयपुर में भी एक अहम बैठक होने जा रही है। एक और अपडेट आपको दे देते हैं, काकरी डुंगरी में बैठक चल रही है। आदिवासी समाज के लोग घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल काकरी डुंगरी पहुंच चुका है। काकरी डुंगरी वो जगह है जहां पर ये हजारों की संख्या में ये लोग, ये उपद्रवी मौजूद हैं। कई संगठनों के प्रतिनिधिमंडल यहां मौजूद हैं और इन लोगों से समझाइश की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर उदयपुर में भी बैठक होनी है, लेकिन जो तय वक्त था उससे 3 घंटे देरी से ये बैठक शुरू हो सकती है। मंत्री अर्जुन बामणिया की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, टीआरआई सभागार में बैठक होगी। लेकिन अब ये खबर आ रही है जिस वक्त पर ये बैठक तय की गई थी, होनी थी, उससे 3 घंटा देरी से शुरू होगी बैठक। राजनीतिक दलों और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएमआर में कल बैठक हुई थी, आज उदयपुर में बैठक होगी। मोतली मोड़ पुल पर भी पुलिस जाब्ता तैनात है। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर अब भी कब्जा जमा रखा है। जयेश मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पिछले 2 दिनों से तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर से जुड़ गए हैं जयेश हमारे साथ। जयेश, अपडेट क्या है? काकरी डुंगरी में भी एक बैठक चल रही है, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? और हो चुकी है तो कौन कौन लोग यहां पर मौजूद हैं? जी सुमित, मैं बताना चाहूँगा जो घटनाक्रम पिछले 3 दिन से चल रहा है, 2 दिन के भारी उपद्रव के बाद में आज माहौल पूरी तरीके से शांत है। हाईवे पे किसी प्रकार का उपद्रव, धमाल या आगजनी की घटनाएं आज नहीं हुई हैं सुबह से लेकर अब तक। इस बीच में डूंगरपुर से आदिवासी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधिमंडल और उसमें कुछ राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी हैं, जैसे पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा हैं, निवर्तमान प्रधान लक्ष्मण कोटेड है और भी कई सारे पदाधिकारी हैं जो करीब 1 घंटे पहले काकरी डुंगरी की तरफ गए हैं और वहां पर उनकी जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बातचीत चल रही है। किस प्रकार की बातचीत उनकी अब तक हो चुकी है या क्या नतीजा निकल करके ये आएगा, ये अभी हमको पता नहीं चला है, लेकिन जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है उनसे समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस बैठक के अलावा उदयपुर में जो बैठक होनी है उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालातों की बात करें तो जो बीती रात भी उपद्रवियों ने धमाल की थी और जो काकरी डुंगरी के आसपास जितनी होटल्स थी उसमें आगजनी की, तोड़फोड़ और लूटपाट की थी, लेकिन आज जो है स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और शांतिपूर्वक तरीके से आज का जो है प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त हम उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाने के बाहर है, जहां पर पुलिस का जाब्ता जो है वो उनका वाहन जो है खड़े हुए हैं। रिजर्व जितना जाब्ता है जो वहाँ पड़ा हुआ है काकरी डुंगरी स्थल, इससे करीब 4 किलोमीटर की दूरी यानी खेरवाड़ा पुलिस थाने के बाहर है। जो समझौता वार्ता हुई है उसके मुताबिक ये तय हुआ है कि पुलिसकर्मी जो है, पुलिस का जाब्ता है वो काकरी डुंगरी की ओर कूच नहीं करेगा और तभी वो लोग वार्ता के लिए तैयार होंगे। इसी समझौते के तहत जो है पूरा जाब्ता जो है वो 4 किलोमीटर दूर खेरवाड़ा थाने पर रखा गया है। जो एसटीएफ धौलपुर से आई हुई स्पेशल टास्क फोर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। एहतियात के तौर पर कुछ 50 के करीब पुलिसकर्मियों का जो जाब्ता है वो मोतली मोड़ का पुलिये पर लगाया गया है, जहाँ पे वो आखिरी पॉइंट है पुलिस का, जहाँ से आगे पुलिस नहीं बढ़ रही है। सुमित, देखिए अभी तो इन्होंने मांग रखी है जयेश कि पुलिसकर्मी, पुलिस जाब्ता आगे नहीं बढ़ेगा। आने वाले वक्त में ये भी मांग रखेंगे ये लोग कि हमारे ऊपर कोई मामला दर्ज ना किया जाए, किसी की गिरफ्तारी ना हो। हमने चाहे इस देश को फूंक दिया, हमने चाहे सूबे में आग लगा दी, लेकिन मामला कोई दर्ज नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। ये भी मांग रखेंगे आने वाले दिनों में। पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, मामला दर्ज किया है, नामजद भी कुछ लोगों को किया है या फिर अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है? जी सुमित, बिल्कुल जो आपने कहा वो सही है। वो इस प्रकार की मांगे कर सकते हैं, लेकिन इस वर्तमान जो हालात हैं उसमें सरकार का या प्रशासन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से ये जो उपद्रव चल रहा है, तांडव चल रहा है, उसको शांत किया जाए, बातचीत के जरिए शांत किया जाए, किसी प्रकार का जनहानि नहीं हो, यही सरकार का उद्देश्य है। इसी को लेकर के फिलहाल जो उपद्रवियों की एक प्राथमिक जो मांग है वो मांगी गई है कि जब तक बातचीत नहीं होती तब तक अगर पुलिसकर्मी आगे नहीं बढ़ते तो उपद्रवी भी हंगामा नहीं करेंगे और जो है तोड़फोड़ और आगजनी नहीं करेंगे। इसी समझौते के तहत आज जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है और आज जो है वो 2 दिन के उपद्रव के बाद में आज बातचीत का दौर जारी है। और आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि बातचीत में ये भी निकल के आ सकता है कि आप जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ मुकदमे नहीं करेंगे, जो भी है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, पिछले 3 दिन से जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार का मुकदमा डूंगरपुर जिले के किसी भी थाने में दर्ज नहीं हुआ है, किसी ने दर्ज नहीं कराया है। जो पिछले 10 दिन पहले के 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है और एक माहौल। इस वक्त कोविड कहाँ इन पर, इस वक्त तो हत्या का, इस वक्त तो इनके ऊपर उपद्रव का मामला, देश को फूंकने का मामला और जो इन्होंने अराजकता फैलाई है पूरे सूबे में वो मामला हो जाए वही काफ़ी है। कोविड का तो भूल जाइए, बहुत दूर की कौड़ी है कोविड का मामला। उदयपुर से कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, बैठक होने वाली थी उदयपुर में, 3 घंटे देरी से खबर आ रही है, 3 घंटे देरी से बैठक होगी। क्या अपडेट है आपके पास, कितनी देर बाद वो बैठक शुरू होगी और जो लोग बैठक में शामिल होने वाले हैं क्या वो लोग उदयपुर में पहुंच चुके हैं? हाँ देखिए, उदयपुर में 12 बजे समय निर्धारित किया गया था। टीआरआई सभागार में बैठक होनी थी। टीआरआई सभागार के बाहर किसी तरह की हलचल नहीं हुई और ना बैठक के आगे बढ़ने की जानकारी मिली। तो हमने मंत्री अर्जुन बामनिया, जिनकी अध्यक्षता में बैठक होनी है, उनसे फोन पर संपर्क किया। फोन पर बातचीत में उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर बताया कि अभी बैठक का समय, आगामी समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ना तो वे उदयपुर पहुंचे और ना ही जिस डेलीगेशन के साथ वार्ता होनी है वो डेलीगेशन उदयपुर पहुंचा है। तो अभी उनसे जब ये जानने की कोशिश की कि टेंटेटिव टाइम क्या हो सकता है, तो उन्होंने कम से कम 3 से 4 घंटे का समय बोला है। 3 से 4 घंटे बाद में ये बैठक शुरू होने की संभावना है। तो अभी तक समय पूरी तरह से निर्धारित नहीं है, लेकिन एक बार बैठक को जो 12 बजे होनी थी उसको टाल दिया गया है। और जब डेलीगेशन, जो आदिवासी समुदाय का जो डेलीगेशन है, अभ्यर्थियों का जो डेलीगेशन है, वो उदयपुर आएगा, उसके बाद में बैठक शुरू हो पाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। जयेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नज़र आप बनाए रखिएगा। तो 3 घंटे देरी से बैठक शुरू होगी, जो उदयपुर में बैठक होनी है। ये अभी लबोलुआब है, इसके बाद हो सकता है नई अपडेट आए, हो सकता है ये भी आए कि बैठक शाम को हो सकता है ये भी आए कि बैठक कल हो। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।